आपको मिला रहे हैं अनिल कुमार मौर्य जी को। अनिल कुमार मौर्य ने एक तरफ तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कई नौकरियां की जो वो आने वाले समय में आपके इंटरव्यू में वो बताएंगे। परंतु जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नौकरियों के बाद उनको था कि हमारा अपना स्वाभिमान कहाँ है, हम गुलामी नहीं करेंगे, अपने गाँव को भी संवारेंगे, हम अपने इलाकों में भी लोगों को रोज़गार देंगे। और अनिल कुमार मौर्य ने आकर के कई प्रयोग किए और तकनीकी खेती जो करने की कोशिश की, इजराइल से जो खेती सीखी, उसका असर क्या हुआ कि समस्त सफलताओं असफलताओं के बाद जो सफलता का मुकाम शुरू हुआ जो है वो उन्होंने जो है इलाके में अपने लिए फ़ायदे की खेती की। और साथ साथ आज जो है वो लोगों के लिए आदर्श बन चुके हैं कि हज़ारों लोग इस इलाके में जो है केवल जो है खेती जीवन जीने के लिए ही नहीं बल्कि बाज़ार के लिए, बल्कि जो है अपने मुनाफे के लिए, अपने व्यापार के लिए खेती कर रहे हैं। और उनके लिए वो एक बड़ा आदर्श बन चुके हैं। और इस खेती में जो है एक तरफ तो जो अपने खाने पीने के लिए चीज़ें इकट्ठा करना और दूसरी तरफ 50, 60, 100 लोगों को अगर छोटी भी खेती कर रहे हैं तो आप रोज़गार दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मतलब बाज़ार से आप सीधा कमा सकते हैं और एडवांस टाइप की खेती कर सकते हैं। और अगर लॉकडाउन भी हुआ तब भी जो है मतलब ठीक है, एडवांस खेती या बाज़ार जो है कमज़ोर हुआ परंतु इलाके में अपना आत्मनिर्भर रहा, फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ जिस तरह से और चीज़ों में पोल्ट्री फार्म और चीज़ों का नुकसान हुआ। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम ये किया है कि खेती से भी आप कमा सकते हैं, इज्जत बना सकते हैं और इलाके में अपना स्थान बना सकते हैं और जो है दुनिया के लिए जो है एक नया जो है दिशा दे सकते हैं। यही तरीका है आत्मनिर्भर भारत बनाने का और इनसे सीखना होगा, इन जैसे लोगों से, कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बना सकते हैं। तो अनिल मौर्य जी एक ऐसे किसान हैं जो केवल किसान ही नहीं है बल्कि प्रगतिशील हैं। और सबसे बड़ी बात है जिस समाज से और जिससे आते हैं वहाँ जब आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है और अगर आर्थिक व्यवस्था का आप विकल्प देते हैं तो उससे जातिवाद और इस तरह के जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो भी टूटती हैं। तो अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये विचार कैसे आया कि मतलब ये इस तरह की खेती करना चाहिए, क्या क्या चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा जो है मतलब इस तरफ ले गई? सर्वप्रथम मैं पढ़ाई के ही दौरान बीमा वगैरह का काम शुरू किया था। इसी में हम लोग गए तो वहाँ पर प्राइवेट जॉब मिला, बिजली विभाग में साइट सुपरवाइज़र हुआ करते थे हम लोग। तो 12 घंटे की ड्यूटी हमें पसंद नहीं थी। कहाँ बीमा के क्षेत्र में मतलब 10, 20, 50 लोगों से डेली मिलना, बातचीत करना, लेकिन अब वहाँ नहीं पसंद आ रहा था, मतलब जम नहीं रहा था वो काम। हालांकि सैलरी जो भी व्यवस्थाएं थी सब ठीक ठाक था, सरकारी व्यवस्थाओं जैसे थी, गाड़ी मोटर आना जाना सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन हमें पसंद नहीं था किसी की गुलामी करना। तो मैं 8 महीने काम करके वहाँ पर मैं छोड़ दिया और घर पर आया। घर पर आने के बाद मैं पिताजी से कहा कि हमें खेती कुछ दे दीजिए। मैं इससे पहले खेती वगैरह नहीं किया था, जो भी था पढ़ाई लिखाई के दौरान। उसके बाद तो हम चले गए इसी में, बिजनेस में ही थे, लेकिन खेती का काम जनरल तरीके से जो धान गेहूँ का हो रहा था उसी में पिताजी के साथ हाथ वगैरह बटा रहे थे। लेकिन टेक्निकल खेती करने का मन बना कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, साधन है, खेत है, तो क्यों ना मतलब खेती किया जाए। तो पिताजी हमारे मतलब इस बात को इनकार कर दिए, नहीं स्वीकार कर रहे थे। उनको लगा कि नहीं, नौकरी मिल नहीं रही है, चाहे भले प्राइवेट भी हो, ये नौकरी छोड़ कर आ रहे हैं। घर पर बहुत नाराज़ हुए, काफ़ी दिनों तक नाराज़ थे। लेकिन दरअसल हुआ क्या, खेत देने के मूड में नहीं थे। लेकिन प्याज के लिए 10-20 खेत छोड़े थे प्याज लगाने के लिए। प्याज अगर आज भी हमारे यहाँ लगता है, प्याज की खेती होती थी, पिताजी करते थे। तो संयोग से उस साल प्याज की नर्सरी ही नहीं हो पाई, तो मात्र 5 खेत मुझे मिला था कि लो इतना बच गया है, तुम देखते हैं क्या करते हो। तो मैं खीरा लगाया था 5 बिस्वा में खीरा लगाया था। आज भी मुझे वो पहली इनकम याद है। मैं 5 बिस्वा खीरा में 19,447 रुपये का खीरा बेचा था। तो उनको लगा कि मतलब 5 बिस्वा में इतना का गेहूँ भी हम नहीं बेच पाते हैं 6 महीने काम करके, अरे 2-2.5 महीने में इतना हो गया। तो फिर खुश हुए, पिताजी हमारे खुश हुए। खुश होकर मुझे 1 एकड़ खेत दिए। मैं 1 एकड़ खेत से 1 साल में 2.5 लाख का इनकम किया था, 2.5 लाख का इनकम किया। और ये सिलसिला लगभग 2 साल तक चला। और 2 साल के बाद 2014 का मतलब बारिश का समय ऐसा आया, जिस साल हुदहुद आया था उसी साल की घटना है। उस साल मैं बरसात की खेती में फेल हो गया। इतना टेम्परेचर काफ़ी था कि उस समय तो हमारी सब्जियां उस तरह से ग्रो नहीं कर पाई। अब उसके वजह से थोड़ा सा आर्थिक बोझ बनने लगा।
तो पिताजी बोले कि क्यों नहीं चले जाते हो बाहर काम करने के लिए। तो हम कहे कि ठीक है। तो हमारे दिमाग में कोई प्राइवेट नौकरी का चक्कर नहीं चल रहा था। जब भी हम वहाँ से भी पिताजी से बोले कि नहीं हम काम करेंगे बाहर, तो खेती का ही प्लान चल रहा था। मैं पिताजी से झूठ बोलकर मतलब इस साइड को लिया, बोला कि मैं बनारस काम करता हूँ, लेकिन उनसे झूठ बोलकर कि उनको ये न लगे कि फिर एक खेती में जा रहा है। तो खेती में लिया, 2014 में एग्रीमेंट करवाया। 2014 से मैं लगभग 1 साल तक साधारण तरीके से खेती किया। 5 बीघा खेत लिया, साधारण तरीके से मैं काम किया, जो कि जनरल तरीके से लोग कोड़ा वगैरह देकर मिट्टी चढ़ाते हैं। मैं 1 साल के बाद सोचा कि इसको टेक्निकल में ढाला जाए। तो 2015 में मैं इजराइल की मल्चिंग तकनीकी को खोजा और खोजकर चंदौली जनपद में सर्वप्रथम पहली बार मैं मल्चिंग तकनीकी से तरबूज और खरबूज की खेती किया था। तो अब मैं उसके बाद यहाँ 10, 20, 50 लोगों को रोज़गार भी देने लगा। मैं खेत भी बढ़ा लिया, 5 बीघा बदले 13, 14 बीघा खेत हो गया मेरा। 13, 14 बीघा खेत के अलावा मैं 10, 20, 50 लोगों को समय पर रोज़गार देने लगा। 4, 5 लोग तो हमारे ऐसे ही सोनभद्र के कंटिन्यू यहाँ रहते हैं, काम करते थे, तो उनको कंटिन्यू रोज़गार मिलता था। तो इसी तरह मैं टेक्नोलॉजी की तरफ भागता गया और नई नई तकनीकी, नई नई जानकारियाँ बाहर से लाया। इस तकनीकी में क्या फ़ायदा है, मतलब अगर लोग जानना चाहें कि इस तकनीकी से और परंपरागत जो हम खेती करते हैं उसमें क्या फ़र्क है? मतलब परंपरागत खेती जो है, तो इस तकनीकी में फ़ायदा है कि आप पहले तो किसी भी हम फसल को एक मेड़ के ऊपर लगाते हैं, जनरली तरीके से नहीं लगाते हैं। सीड बेड बनाने का मतलब कम से कम 1 फीट आपका मेड़ ऊपर हो जाएगा, उसके ऊपर मल्चिंग लगेगा। उसके बाद फसलों के हिसाब से समान दूरी पर जिस फसल की जितनी दूरी होनी चाहिए उस दूरी पर हम छेड़ा करके उसमें या तो पौधा लगाते हैं या तो बीज लगाते हैं। बीज लगा कर पानी डाल देते हैं। फ़ायदा ये है कि पानी डालने के बाद आपकी जो फसल ग्रो करती है उसके आसपास किसी भी जगह घास नहीं उगती है। इसलिए जितनी भी मल्टीविटामिन होती हैं, जितने भी उर्वरक होते हैं, सारे उर्वरक फसल को मिलते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और इसकी निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती है, कोड़ाई नहीं करनी पड़ती है, फसल पर मिट्टी नहीं चढ़ाना पड़ता है। तो ये सब जो हमारी मजदूरी है, समय है, जैसे घास उग जाने के बाद फसल उतना ग्रो नहीं कर पाता है, आसपास घास हो जाता है। इसके ऊपर पैदावार पे भी असर पड़ता होगा? दूना पैदावार होता है। दूना पैदावार। मक्के की खेती है, इसको मैं मल्चिंग, इजराइल की मल्चिंग तकनीकी पर किया हूँ। और पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें लास्ट जुताई में सारे उर्वरक और मल्टीविटामिन डाले, खेत में डालकर लास्ट जुताई करवाया। और जुताई के बाद सीड बेड तैयार किया 3 फीट के बाद उसमें मल्चिंग चढ़ाया। मल्चिंग चढ़ाकर प्रत्येक एक फीट पर मक्के की बुआई किया। मक्के की बुआई 15 मई के बाद की गई है। और ये मक्का ऐसा है कि एक प्रत्येक मक्के में 2-2 बालियाँ लगेंगी। सर्वप्रथम मैं जब खेती को कमर्शियल बनाया और टेक्निकल में इसको खेती को लाया, उसके बाद लोगों का झुकाव मेरे तरफ बढ़ने लगा कि काफ़ी मतलब कम ही लागत में, कम समय में, कम खर्च में मतलब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, फसलें काफ़ी समय तक चल रही हैं और एडवांस खेती कर रहे हैं। तो ये मेरे एडवांस खेती करने का ही और टेक्निकल खेती करने का ही बहुत बड़ा रोल है, जो कि लोगों का झुकाव और लोगों के लिए मैं प्रेरणा स्रोत बना। तो लोग इससे तेज़ी से हमसे जुड़े और जुड़ने के बाद हमारे फार्म पर आए। फार्म पर आने के बाद जो फसलें लगी थी उसकी बारीकी से निरीक्षण किए। निरीक्षण के बाद वो अपने खेतों में जाकर यही तकनीकी और मुझसे प्रेरणा लेकर, मुझसे जानकारी लेकर यही तकनीकी अपने खेतों में लगाएं और काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं वो लोग। आज ये स्थिति बनी है कि गांव में जितनी भी खेतियां हो रही हैं वो इजराइल के ही तकनीकी पे खेती हो रही है। और सारे लोग, हम प्रेजेंट में मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए फसलों का वीडियो, फ़ोटो भेजते रहते हैं। और जो बीमारियां होती हैं, मैं उनके फसलों को बीमारियों का इलाज मैं दवाओं के माध्यम से बताकर, जानकारी देकर या किसी भी बीज भंडार वगैरह का पता बताकर वहाँ से उनके दवा अवेलेबल करवाकर उनके बीमारियों का इलाज मतलब करते रहते हैं, ताकि वो भी 2 पैसा मुनाफा कमाएं। जो फसल, जो खीरा हम लोग एक महीना फराते थे, 40 दिन फराते थे, वही खीरा हम लोग 2.5-3 महीने फराते। लॉकडाउन का क्या आपके ऊपर असर रहा, या बुरा या अच्छा, या कैसे देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन से सर हम लोग का मार्केट बहुत टूटा है। जो सब्जियों का मार्केट होना चाहिए, हम एडवांस खेती करते हैं। जब मार्केट में सब्जियां नहीं रहती हैं तब हम लेकर मार्केट में सब्जियां लेकर कूदते हैं।
तो हम एडवांस खेती करते हैं, लेकिन एडवांस खेती का ही इस साल मतलब नहीं मिला, क्योंकि हम लो टनल पाली हाउस लगाते हैं, गर्मियों में स्पांड बांध लगाकर खेती करते हैं। क्या नुकसान हुआ है आपका? हाँ, ये फसल तो नुकसान नहीं हुई है, लेकिन फसलों का जो कीमत नहीं मिला है उससे काफ़ी नुकसान हुआ जो कीमत। क्या लगता है कि इसका कोई भविष्य है, मतलब इस तरह की खेती का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम बहुत खुश होते हैं कि हम जिस प्लेटफार्म पर चल रहे हैं, जिस प्लेटफार्म को चुने हुए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। क्योंकि कितना भी अमीर होगा, मतलब कुछ भी करने वाला होगा, लेकिन अगर वो खाता है तो किसान का ही पैदा किया हुआ चीज़ खाता है। धन्यवाद साथियों, आज अनिल मौर्य जी से आप भी सीखें और खेती बाड़ी जो है सिस्टम के साथ करें, और कभी भी इनके इलाके में आके धानापुर में इनसे जुड़ें, सीखें और इस तरह की खेती अपने इलाके में करके आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं और अपनी इज्जत और अपनी आजीविका के साथ साथ जो अपना भविष्य भी संवार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।